नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज की बातचीत मुख्यतः पश्चिम बंगाल, जिहादी ममता बानो और आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो कुछ हो रहा है, उस पर हम लोग करेंगे। इसके साथ और भी कई सारी बातें आती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, वह न तो पहली बार हुआ है और जब तक यह ममता सरकार रहेगी, इस सरकार के जाने के बाद सब कुछ राम राज्य हो जाएगा, ऐसा भी मेरा दावा नहीं है, लेकिन कम से कम ये नहीं होगा जो अभी हो रहा है। क्योंकि संदेश खाली जैसी घटना के बाद अगर आरजी कार मेडिकल कॉलेज जैसी घटना हो रही है, उसके ऊपर हमला हो रहा है, टीएमसी के गुंडों की भीड़ बाकायदा सबूत मिटाने उसे जा रहे हैं वहां, और इस तरह की बातें जो कर रहा है, तो कोलकाता पुलिस उन लोगों को धमका रही है बजाय अपना काम करने के। उसके कमिश्नर ने क्या किया, वहाँ के प्रिंसिपल को कैसे भगाया गया, ये सब कुछ हमें पता है। लेकिन कोलकाता पुलिस इसके बाद यह कर रही है कि वह उन लोगों को ट्वीट कर करके धमका रही है कि फलानी जगह नहीं हुआ तो वहां से 5 अंश की दूरी पर था, जबकि सबने देखा कि वहां पर अचानक तोड़फोड़ भी होने लगी। उसके बाद लोगों ने देखा कि भीड़ ने भी हमला किया, और ये सब तब तक होता रहा जब तक ममता बानो की ये जिद थी कि पुलिस कार्रवाई ही हो। उन्होंने सीबीआई को भी केस सौंपने में बहुत देर की। और सबसे मजे की बात है, मजे की या दुखद बात ये है कि ममता बानो ये कह रही हैं कि ये राम और वाम का काम। राम को इन लोगों ने क्या बना रखा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि कहने को मैं ममता बनर्जी को हमेशा ममता बानो ही कहता हूँ और जिहादिन ही कहता हूँ, क्योंकि जो प्रभु राम का इस तरह से अपमान कर सकता है, जाहिर तौर पर वह कुछ भी हो, लेकिन कम से कम हिंदू तो नहीं होगा। जैसे ईसाई राहुल गांधी, अधिक कम से कम ईसाई और अधिक से अधिक पारसी जो राहुल गांधी है विषधर, वह हालांकि दावा करता है कि वह हिंदू है, दत्तात्रेय गोत्र और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वह जिनको मूर्ख बनाता है, वह कितना मूर्ख बनते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन कम से कम जो लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में पिता के नाम से ही पुत्र की जाति तय होती है, पिता की जाति से ही तय होती है, ऐसे इस मामले का कोई अपवाद नहीं है। मैं पहले कहना चाह रहा था कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन यह अधिक से अधिक ईसाई और कम से कम पारसी जो है राहुल गांधी, वह अपने दादा की कब्र पर एक बार भी फातिहा पढ़ने नहीं जाता है, या फिर फातिहा की जगह जो कुछ भी होता हो पारसियों में। और ये व्यक्ति लगातार केवल और केवल अपनी दादी और उसके बाप एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू की लेगेसी को, और वो लेगेसी कितनी खतरनाक है हिंदुओं के लिए ये आप जानते हैं। तो ये विषधर लगातार उसी लेगेसी को, लगातार उस विरासत को अपनाने की बात करता है, उसकी कोशिश करता है। और इधर आपके पास एक पश्चिम बंगाल नाम का राज्य है, पश्चिम बंगाल जो कभी क्रांति का अग्रदूत था। हालांकि ये सारी बातें जब आप पढ़ते हैं और सोचते हैं तो आपको लगता है कि ओवररेटेड है। जैसे हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कि राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने क्रांति कर दी, ब्ला 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 ब्ला। आज की डेट में अगर आप राजा राम मोहन राय को देखेंगे तो पता चलेगा कि कुल मिलाकर उनका पूरा एजेंडा जो था वह ईसाइयत की ओर था। और बल्कि ब्रह्म समाज को तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ईसाइयत का हिंदू वर्जन है, और इसलिए भी वो बहुत चला नहीं, क्योंकि वो छुपे छुपे आ रहे थे। और उसके बाद ईसाई मिशनरी चले और उन्होंने जो कुछ भी किया, भारतीय समाज यानी हिंदू समाज जो है, भारत और हिंदू एक दूसरे के पर्याय हैं। तो भारतीय समाज खुद में सुधार करता रहता है, खुद में करता रहता है, लगातार परिवर्तन और परिवर्धन इसकी नीयत है। इसलिए राजा राम मोहन राय ओवररेटेड है। उसी तरह हमारा राष्ट्रगान जो है, वह क्या था, कैसे था, उसके बाकी छंद जो हैं, बाकी वो लंबी कविता है। उसका केवल शुरुआती 10
पंक्तियां उसकी ली गई हैं। उसी तरह जो बंगाल वीर प्रसू था, जो बंगाल हिंदू बहुल था, उसको इन लोगों ने आज एक ऐसी जिहादियों की धरती बनाकर रख दिया है जहां आपकी जाने की भी इच्छा ना हो। जिस कोलकाता में कभी सुभाष बाबू गरजते थे, आज वहां अभिषेक बनर्जी नाम का व्यक्ति नेतागिरी कर रहा है। जहां मुखर्जी थे, जहां लाल बाल पाल की शिक्षा गूंजती थी, जहां बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जहां आनंद मठ था, उस सब को रविंद्रनाथ ने क्या किया, उसको रविंद्र संगीत और पता नहीं किस किस चीज में ये कर दिया। काजी नजरुल इस्लाम में वो बंगाल भटक गया। अगर वही बंगाल अपनी जड़ों पर रहता, जो जड़ उसकी हिंदुत्व की है, तो शायद बंगाल आज भी दिशा दिखाता। आज तो बंगाल खुद दिशा हारा है। तो इसलिए कोई भी अगर कहता है कि बंगाल फलाना है, ढिमाका है, आज जो बंगाल सोचता है, ये कुछ कुछ उसी तरह की ग्रंथि है जैसे बिहार की है। और यह फैक्चुअली सत्य भी नहीं है, लेकिन हर एक बिहारी का रहता है कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा IAS IPS होते हैं, हमारे राज्य से। ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अब दूसरे राज्य आ गए हैं, उसमें कभी राजस्थान आ जाता है, कभी उत्तर प्रदेश आ जाता है, लेकिन जैसे उनका है। या फिर आप मिथिलांचल आइए तो जैसे वो नहीं उतरते हैं, राजा जनक से शुरू करते हैं और बहुत से बहुत आते हैं तो वो दरभंगा महाराज तक आते हैं। बनारसी हैं तो बनारसियों के लिए तो महादेव ही महादेव, वो ऐसे बुलाते हैं जैसे पता नहीं किसको बुला रहे हैं। और उनके लिए तो भाई बनारस जो है वो बोला महादेव के त्रिशूले पर टिकल हो। तो ये जितनी तरह की बातें हैं, ये सब अतीत को बताती हैं, ये अतीत जीवी होने की निशानी है। आज का बंगाल क्या है, आज का बिहार क्या है और आज का उत्तर प्रदेश क्या है, इस सब को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने तो खैर बहुत सुधार किया है और वह अपनी हिंदुत्व की जड़ों पर लौट आया है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 6-7 वर्षों में वहां परिवर्तन भी है। लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से ममता बानू कर रही हैं, खास तौर से वो जिस तरह इसमें राम और वाम, जैसे एक 1990 के दशक में एक नारा लगा था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा इतना अपमानजनक है, इतना विभत्स है, लेकिन उसी मुलायम को लोगों ने जिताया, उसी मुलायम को सरकार ने पद्म विभूषण या पता नहीं क्या दे दिया। हो सकता है कि सजा याफ्ता अपराधी जो बाकायदा जेल शुदा है, जेल भुगत कर आया है, उस लालू प्रसाद को भी उसके चेले चपाटे भारत रत्न दिलवा दें। इस देश में कुछ भी हो सकता है। जब विषधर राहुल जिसका पूरा खानदान जमानत पर घूम रहा है, जमानत पर छूटा हुआ है, जिसके ऊपर सरकार ने जिसकी 751 करोड़ की हेराल्ड केस में परिसंपत्तियां जब्त की हुई हैं, सरकार ने या ईडी यानी ईडी ने, वह व्यक्ति जब संसद में शुचिता की और तमाम तरह की बात करता है तो समझ में आ जाता है कि हम किस महान देश के निवासी हैं। और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है, उस सिस्टम में ही कहीं ना कहीं खराबी आ गई है। बहरहाल कभी कभी आप जब बैठे होते हैं या देखते हैं तो आपको लगता है कि इस पूरी फिजा में ही कुछ जहर घुल गया है। RG कार मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार 356 लगाने से अब भी क्यों हिचक रही है, क्योंकि 356 का सबसे प्रमुख जो आधार होता है वह लॉ एंड ऑर्डर का होता है, और पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, या कहें तो केवल और केवल TMC के गुंडों के लिए है जो जिहादी ममता बानो के समर्थक हैं। अदरवाइज वहां कोई कानून का इकबाल नहीं है, कोई कानून का राज नहीं है। क्योंकि हमने संदेश खाली देखा है, हमने शाहजहां शेख देखा है, हमने मुर्शिदाबाद देखा है, हमने कोलकाता देखा है, और हमने वो भी देखा है जब पंचायत चुनाव में आधी से अधिक सीटें निर्विरोध जीत ली गई। और निर्विरोध इसलिए नहीं कि वो नेताजी बहुत पॉपुलर थे, बल्कि इसलिए कि डर के मारे किसी दूसरे ने नामांकन ही नहीं किया। दूसरी तरफ एक टोटी चोर है
जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागिन और बीन बजवाता है, बीन बजवाता है और नागिन की जगह साइकिल के चक्के को घुमवाता है। उसका बाप था, वो लौंडा नाच करवाता था सैफई में, और सैफई में उसके बाप और बेटे दोनों की आप तस्वीरें देखेंगे, लौंडा नाच हो रहा है जैसे। और अभी फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको आपने देखा होगा कि वो कैसे नवाब के साथ कैसी मुद्रा में थे। और उस फोटो की भी बहुत चर्चा हुई, उस वीडियो की भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन जो नेता लौंडा नाच देख रहा था, और लौंडा नाच देखने में, लेकिन उसको जिस तरह से वो विभत्स तरीके से पेश कर रहा था, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल ये नाटक करता है, बल्कि वह खुलेआम सरकार के अधिकारियों को धमकी भी देता है। और अगर वो इस तरह से धमकी दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह सरकार को चैलेंज कर रहा है। तो योगी सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो खुलेआम यह कह रहा है कि हमने सबका नाम लिख रखा है और हम जब भी आएंगे तो हम इसका पूरा हिसाब किताब करेंगे। यानी अभी जो अधिकारी या जो भी प्रशासनिक लोग हैं, वह जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर यह धमकी दी गई है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बंद कर दें। और ये मुझे लगता है कि योगी सरकार के इकबाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वापस ममता पर आने से पहले एक और बड़ी खबर देख लें। एक चर्चित मुक्केबाज हुआ है, हुई है, मैं दोनों ही कहूंगा, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो है क्या। ईमान खलीफ नाम के मुक्केबाज ने, जिसने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता है, अब पता चला है कि उसकी वजह से यहाँ तक कि एलन मस्क और जेके रॉलिंग, जो हैरी पॉटर की लेखिका हैं, उन पर भी केस हो सकता है। मुकदमा तो उसने कर ही दिया है। वो अगर कार्रवाई हो तो हो सकता है कि इन दोनों को जेल भी जाना पड़े। कानून इस तरह के हैं। और जुर्माना कितना देना पड़ेगा उसका तो खैर हिसाब ही नहीं है। वो लाखों करोड़ों में वह राशि जाएगी। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक मर्द जो अचानक उसको लगता है कि वह महिला है और उसकी जिद है कि वो महिलाओं के साथ ही खेलेगा। मुझे लगता है कि ओलंपिक कमेटी हो या कोई भी खेल कमेटी, जिस तरह से ये वोकिज्म फैल रहा है, इन लोगों को एक तीसरी कैटेगरी लगा देनी चाहिए, बल्कि चौथी कैटेगरी, क्योंकि तीसरी कैटेगरी तो है ही किन्नरों की, थर्ड जेंडर वाली, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने खेल नहीं किया। तो अब ओलंपिक्स में एक बाकायदा आप लगा दें कि वो थर्ड जेंडर के हैं और उनका एक अलग से मुकाबला करवाएं। क्योंकि जिस तरह से यह पुरुष वेश में छिपा हुआ महिला गया और इसने जिस तरह से मुक्केबाजों को मारा पीटा और उसके बाद यह जीता, यह साफ तौर पर, और कुछ भी हो, यह खेल भावना नहीं है। और जैसे यह खेल भावना नहीं है, वैसे ही कोलकाता में पुलिस का, प्रशासन का कोई राज नहीं है। जिहादी ममता बानो के राज में जिहादी गुंडे खुलकर अपना खेल कर रहे हैं। वहां महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। जो बंगाल तथाकथित तौर पर, जो कोलकाता शोध में कभी कभार मैं देखता था, तो उसमें आता था कि महिलाओं के लिहाज से सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता। उस कोलकाता की यह हालत हो गई है कि वहां एक डॉक्टर इंटर्न जब आराम करने जाती है तो उसके साथ इस तरह का कुकर्म होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार को, वहां के राज्यपाल को 356 लगाने में क्या दिक्कत हो रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि 356 का बुनियादी जो मुझे समझ में आता है वो है लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे ही ये 356 लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, तो एक बाइनरी क्रिएट की जाएगी। कहा जाएगा कि भाई आपके शासित राज्यों में क्या हाल है, फिर यूपी के कुछ मुकदमे उछाले जाएंगे। फिर बिहार में अभी एक बहुत ही नृशंस हत्याकांड हुआ है, वहां भी एक माइनर लड़की के साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या की गई, और उसकी हत्या बहुत ही जघन्य तरीके से की गई है। और उसको अभी इतनी सुर्खियां नहीं मिली हैं, लेकिन वह बहुत ही दुखद है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में चाकू मारा गया और बाकायदा उनको काट कर फेंक दिया गया।
तो इस तरह की बाइनरीज आएंगी, लेकिन किसी भी जगह की सरकार यह नहीं कर रही है जो ममता बानो जिहादिन कर रही है, जो बाकायदा राम और वाम, वाम के साथ वो राम को एक इसमें समेट रही है। सबसे पहले तो इस पर एक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद वह जिस तरह से उसका पूरा प्रशासनिक अमला लीपापोती में लगा हुआ है, तमाम चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें किसी और राज्य में नहीं हो रही हैं। प्रशासनिक फेलियर है। अगर इस तरह का कि जघन्य वारदातें हुई हैं और हुई हैं, हर एक जगह हुई हैं, अपराध रुक नहीं रहे हैं और हमारे समाज की शायद मानसिकता भी बीमार हो गई है, क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने तक भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन कहीं भी सरकार इस तरह से खुलेआम बलात्कारियों को बचाने के लिए, हत्यारों को बचाने के लिए, और स्वयं मुख्यमंत्री इस तरह खुलकर बैटिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार को अविलंब वहां धारा 356 का इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग देखते रहें और स्नेह देते रहें, बड़े आशीर्वाद देते रहें और आपका दिन मंगलमय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।